स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाले सबसे छोटे आकार के कोशिका अंग सेल ऑर्गेनेल है और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो राइबोसोम है और आज का ये टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के तीसरे पेपर का एक टॉपिक है। तो जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ये एक प्रमुख कोशिका अंग सेल ऑर्गेनेल है। तो आज हम राइबोसोम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर में हम राइबोसोम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। नंबर 1, राइबोसोम को सिंपली जाना जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नाम से। यानी राइबोसोम के लिए जो शब्द उपयोग में लेते हैं वो शब्द है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। यानी राइबोसोम ऐसे कोशिका अंग है जो प्रोटीन प्लस आरएनए राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए और प्रोटीन एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो राइबोसोम है ये आरएनए और प्रोटीन से निर्मित कोशिकीय अंग है, इसलिए इन्हें हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। नंबर 2, हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं। पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक जंतु कोशिका में तो एनिमल सेल में पैलेडे के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई और पैलेडे ने पहली बार जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, ऑब्जर्व किया। इस कारण राइबोसोम को
पैलेड पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट सेल जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिकों ने राइबोसोम को पहली बार ऑब्जर्व किया, पहली बार देखा। अगली जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कोशिकीय अंग है, जो सेल ऑर्गेनेलीज है, वो मैंने बात की थी कि 3 प्रकार की होती है। दोहरी झिल्ली से आवरण, यानी ऐसे कोशिका अंग जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली का डबल मेम्ब्रेन का एक आवरण होता है। तो ऐसा एक कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2, कुछ कोशिका अंग ऐसे भी हैं जिनके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण है, सिंगल मेम्ब्रेन का एक एनवेलप प्रेजेंट होता है। और ऐसा हमने एक कोशिका अंग लाइसोसोम डिस्कस किया था। तो यहां एक बात नोट करने वाली है, ऐसा कोई कोशिका अंग जिसके चारों ओर झिल्ली का आवरण, चाहे वो दोहरी झिल्ली का आवरण हो, चाहे वो एकल झिल्ली का आवरण हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होता। तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे जो कोशिका अंग हैं जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन, झिल्ली उपस्थित हैं, ये प्रोकैरियोट में नहीं मिलते। अच्छा, जो तीसरे प्रकार के कोशिका अंग की हम बात कर रहे हैं, ये बिना झिल्ली वाले, यानी इन कोशिका अंगों के चारों ओर किसी भी प्रकार का कोई आवरण, कोई मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती। तो अगर हम इस कैटेगरी की बात करते हैं तो राइबोसोम, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक ऐसा कोशिका अंग है जिसके चारों ओर किसी भी प्रकार की झिल्ली का कोई आवरण उपस्थित नहीं। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है, राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में भी है। तो एक चीज क्लियर हुई कि जो राइबोसोम है ये दोनों ही प्रकार की कोशिका हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसे हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसे हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। एक वैज्ञानिक था स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग ने एक पैरामीटर, एक यूनिट काम में ली अवसादन को मापने की, अंग्रेजी में जिसे हम सेडिमेंटेशन
कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम अवसादन गुणांक कहेंगे। तो जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, परा अपकेंद्रण, इसमें जब हम अवसादन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, तो सेडिमेंटेशन गुणांक को मापने के लिए जो इकाई, जो यूनिट काम में ली जाती है, उसे स्वेडबर्ग इकाई के नाम से जाना जाता है और उसे हम S के द्वारा, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? ये स्वेडबर्ग इकाई है और ये इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है। यानी जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में अपकेंद्रण की क्रिया करते हैं तो अवसादन गुणांक को स्वेडबर्ग इकाई S के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। अगर मैं यूकैरियोटिक से कंपैरिजन करूं तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम स्मॉल यानी छोटे हैं। छोटे का मतलब है अगर हम इनकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो अवसादन गुणांक है, वो 70S है। जबकि यूकैरियोट में हम क्या देखेंगे कि जो राइबोसोम है वो दो प्रकार के हैं। एक राइबोसोम जो ऑर्गेनेली राइबोसोम है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम प्रेजेंट है। तो जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के राइबोसोम प्रेजेंट जिन्हें एम्प्टी राइबोसोम के नाम से जाना जाएगा। तो यूकैरियोट में राइबोसोम दो प्रकार के हैं। एक जो कोशिका अंगों के भीतर है, दूसरे साइटोसोलिक, दूसरे प्रकार के राइबोसोम और है। तो जो ऑर्गेनेली राइबोसोम, तो मैंने बात की है माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम प्रेजेंट है, उन्हें एम्प्टी राइबोसोम कहेंगे। और अगर इनका हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखें, अवसादन गुणांक, तो वो केवल 55S है, 55S प्रकार का है। लेकिन जो दूसरे राइबोसोम है, जो साइटोसोलिक है, ये राइबोसोम आपके आकार में बड़े हैं, 80S प्रकार के, 80S प्रकार के होते हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम दो प्रकार के हैं। एक कोशिकीय अंगों के भीतर है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की है, और एक साइटोसोल में है, वो लार्ज साइज के, आकार में बड़े हैं और इनका अवसादन गुणांक 80S है। अगली बात, राइबोसोम की स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? दो सब यूनिट होती हैं। एक स्मॉल सब यूनिट है इसकी, एक लार्ज सब यूनिट है, यानी एक छोटी उप इकाई होगी इसमें, एक बड़ी उप इकाई होगी। ऐसा का ऐसा यूकैरियोटिक के 80S में भी है। एक इसकी छोटी उप इकाई होगी, एक इसकी बड़ी उप इकाई होगी। तो 70S की बात करें तो यहां पर जो छोटी उप इकाई है 30S
जो बड़ी उप इकाई है वो 50s। इसी तरह यूकैरियोटिक में जो 80s है उसमें जो छोटी उप इकाई है वो 40s है और जो बड़ी उप इकाई है वो 60 या 60s होती है। तो अभी हमने बात की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम की। तो हम क्या देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है एक तो वो छोटे आकार वाले हैं, तो उनका जो अवसादन गुणांक है वो कम है, 70s है। और उसकी जो दो उप इकाइयां हैं, एक स्मॉल एक लार्ज, स्मॉल वाली 30s है, लार्ज वाली 50s है। लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम हम क्या देखते हैं कि वहां राइबोसोम दो प्रकार के हैं पोजीशन के आधार पर। कुछ तो साइटोसोल में है और कुछ ऑर्गेनेली में है। तो जो ऑर्गेनेली में है तो उसमें हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है, उसे एम्प्टी राइबोसोम नाम दिया गया और उसका जो अवसादन गुणांक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, वो केवल 55s ही होता है। लेकिन जो दूसरे वाले यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80s है, बड़े आकार वाले हैं। इसकी दो सब यूनिट है, छोटी वाली 40s और बड़ी वाली 60s। यहां तक ठीक। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं कि ये जो साइटोसोलिक है ये भी दो प्रकार के। क्या देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका के ये वाले राइबोसोम दो प्रकार के हैं कि कुछ तो झिल्ली से जुड़े हुए अटैच्ड विथ मेम्ब्रेन और कुछ हैं वो फ्री पड़े हैं, स्वतंत्र रूप से पड़े हैं। तो साइटोसोलिक राइबोसोम भी दो स्टेट में, दो स्थितियों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं हैं। और हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में भी, एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी जो सिस्टरनी है उसके साथ कुछ राइबोसोम अटैच रहते हैं। तो वो तो हो गए झिल्ली से जुड़े हुए राइबोसोम। अच्छा, इसके अलावा साइटोसोल में स्वतंत्र रूप से यानी किसी भी झिल्ली से बिना जुड़े भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों राइबोसोम अलग अलग काम करेंगे कि जो झिल्ली से बंधित राइबोसोम है ये उन प्रोटीनों का निर्माण यहां होगा। एक्चुअल में राइबोसोम पर अनुवादन की क्रिया होती है जिसमें आरएनए की सहायता से प्रोटीन का निर्माण होता है। अनुवादन में कल डिस्कस करेंगे। तो जो झिल्ली से बंधित राइबोसोम है यहां वो प्रोटीन बनेंगे जो स्त्रावी प्रकृति के हैं। कोई एंजाइम हो सकता है जिसका स्त्रावण हो रहा हो बाहर, कोई हार्मोन हो सकता है। जबकि मुक्त स्वतंत्र रूप से जो राइबोसोम उपस्थित हैं वहां वो प्रोटीन बनेंगे जो या तो माइटोकॉन्ड्रिया में काम आते हो, ऐसे एंजाइम हो, या फिर वो कोशिका के स्वयं ही काम में आ रहे हो, ऐसा कोई एंजाइम वहां पर बनेगा। अब यहां हमने बात की अलग अलग राइबोसोम की। अब एक चीज और डिस्कस करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है जो 70s है,
कई ऐसी एंटीबायोटिक्स, क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक औषधियां हैं। तो जो 70S राइबोसोम है प्रोकैरियोट का, ये संवेदनशील है इन एंटीबायोटिक्स के प्रति। तो ये राइबोसोम एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशील है। लेकिन जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, जो 80S राइबोसोम है, वो इन एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी है, संवेदनशील नहीं होते हैं। तो ये हमने बात की राइबोसोम के आज फर्स्ट पार्ट की, राइबोसोम की स्ट्रक्चर की बात की, खोज की बात की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया। कल हम बात करेंगे राइबोसोम की स्ट्रक्चर की और किस प्रकार राइबोसोम पर अनुवादन, ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।